जो आ रही हैं, चाहे वो इमामगंज हो, बेलागंज हो, या फिर हम कहें तरारी की बात करें, रामगढ़ की बात हो, ये 4 सीटें काफी कुछ निर्णायक भूमिका पर रहने वाली हैं। और ऐसे में 2025 में विधानसभा चुनाव को लेकर इसको एक प्री टेस्ट के तौर पर माना जा रहा है और तेजस्वी यादव का भी ये टेस्ट रहने वाला है। अभी जो भर कर सामने आ रहे हैं, जिस तरह से मतों गिनती हो रही है और जिस तरह जो आंकड़े आ रहे हैं, उसमें कभी इंडिया गठबंधन को आगे बताए जा रहे हैं, कभी एनडीए को। तो जहां तक संथाल और कोल्हान, ये दो फैक्टर है, ये दो परगना है, काफी फैक्टर है, संथाल परगना और कोल्हान। तो ऐसे स्थिति में कोल्हान और संथाल, ये दोनों जगह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो उम्मीदवार है वो आगे चल रहे हैं। हालांकि देखिए, इसमें कांग्रेस के भी ऐसे कई है, चाहे वो जामताड़ा की बात कर रहे हैं या फिर हम मधुपुर की बात कर ले या फिर हम देवघर की बात कर ले, तो ऐसे कई जो विधानसभा सीटें हैं वहां से जो इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट है वो आगे चल रहे हैं। दूसरी ओर कोल्हान की अगर बात करें तो कोल्हान में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार वो आगे चल रहे हैं। बीजेपी की इसमें लगभग बताई जा रही है कि 6 से 7 सीटें उसमें बढ़त बताई जा रही है। जहां तक राजधानी रांची है तो राजधानी रांची के कुल 7 सीटों पर मतगणना जारी है। इस सीटों पर 5 सीटों पर 7 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो जो रुझान है वो जैसे जैसे दिन चल रहे हैं, रुझान वैसे वैसे आते जा रहे हैं। लेकिन जो अभी ताज़ा आंकड़े हैं, इस आंकड़ों की अगर हम बात करें तो इस आंकड़ों में झारखंड से एनडीए आगे चल रही है। जरूर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और झारखंड में कांग्रेस गठबंधन की अगर बात करें तो 33 सीटों पर जहां आगे, तो वहीं झारखंड में 70 सीटों के रुझान फिलहाल ये सामने आए। झारखंड में कांटे का मुकाबला जरूर यहाँ पर ये देखा जा रहा है। और ऐसे में चाहे वो आजसू हो या फिर बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, सभी के लिए कहीं ना कहीं एक साख की लड़ाई है। और फिलहाल अगर गठबंधन की हम बात करें तो 33 सीटों पर यह बढ़त बनता हुआ नजर आ रहा है। और कांटे का ये मुकाबला, चाहे वो एग्जिट पोल की हम बात करें, अलग अलग एग्जिट पोल सामने आए और ऐसे में सभी एग्जिट पोल कांटे की टक्कर दिखा रहे, अगर कुछ को हम छोड़ दें तो। और ऐसे में जनता से भी जब बात की गई और उस टाइम पर जब हमारे संवाददाताओं ने जनता के बीच पहुंच करके समझने की कोशिश की, तमाम चीजें सामने आई। दोनों दलों के बीच बात नहीं बनी थी, सहमति नहीं बनी थी। इसके बाद आसू ने अलग सीटों पर अलग सीटों को लेकर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। यानी वो कुल 55 उम्मीदवारों को झारखंड में वो खड़ा किए थे, लेकिन परिणाम में उन्हें 3 सीटें ही हासिल हुए थे। तो ऐसी स्थिति में इस बार काफी बढ़त बनाने की कोशिश कर रही है आसू, और लगभग 5 से 6 सीटों पर फिलहाल एनडीए गठबंधन के तौर पर आसू फिलहाल आगे चल रहा है। जहां तक आपने रांची के सिल्ली विधानसभा सीट का आपने जिक्र किया, तो इस सीट पर सुदेश महतो जो आसू सुप्रीमो है वो आगे चल रहे हैं। हालांकि उनकी सीधी फाइट झारखंड मुक्ति मोर्चा के अमित महतो के साथ है। तो वे दोनों के बीच के त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देखने को मिले थे, काफी कांटों के टक्कर देखने को मिले थे। लेकिन अब ये देखना कि जो परिणाम है थोड़ी देर के बाद ये स्पष्ट हो जाएगी कि कौन दल, कौन कैंडिडेट कितने वोटों से वो आगे चल रहे हैं। लेकिन जो ताजा आंकड़े हैं, जो ताजा रुझान है, इसमें यह स्पष्ट है कि अभी फिलहाल एनडीए चीजें जरूर स्पष्ट हो जाएंगे। और ऐसे में झारखंड में जाकर कांटे का मुकाबला, तो वहीं समय के साथ जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा और तमाम और चीजें भी स्पष्ट होती हुई नजर आएंगी। और गठबंधन जहां एक और 35 सीटों पर फिलहाल बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं 70 सीटों के रुझान फिलहाल सामने आए और 81 विधानसभा सीटों को लेकर के ये पूरा जो सियासी रण ये सजा हुआ है। स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार झारखंड के जो 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं उसमें किसकी बढ़त ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ी देर के बाद समीकरण क्लियर हो जाएंगे, थोड़ा सा और वक्त करना होगा हमें पर इंतजार। और एसएमएस के बाद तमाम चीजें वो स्पष्ट होकर सामने आ जाएंगी, जो तमाम वो सवाल जो जनता के मन में कौंध रहे हैं। और ऐसे में उन समय तमाम सवालों का जवाब यहां पर मिलता हुआ दिखाई देगा। 81 विधानसभा सीटों को लेकर के जहां और सियासी रण सजा हुआ है, तो वहीं लगातार जो अपडेट सामने आ रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और झारखंड में कांटे का मुकाबला लगातार बना हुआ है, क्योंकि तमाम ये कोशिश सत्ता पक्ष की भी कि हम एक बार दोबारा रिपीट हो सके। और ऐसे में प्रतिपक्ष ने भी पूरी कोशिश करी कि हम किलेबंदी को भेदते हुए अपनी सरकार लाने में कामयाब हो सके। और इसको लेकर के बीजेपी ने तमाम मेहनत भी की और तमाम नेताओं को वहां पर उतारा मैदान में। और ऐसे में वो प्रचार प्रसार करते हुए भी नजर आए थे। और झारखंड में जहां 37 सीटों पर फिलहाल बढ़त बनाता हुआ गठबंधन नजर आ रहा है, तो वहीं 35 सीटों पर कांग्रेस आगे। इकलौती सीट है इमामगंज, चारों सीटों में जो एनडीए के पास पहले से थी, लेकिन यहाँ पर भी परेशानी का सबक ज़रूर बनते नजर आ रहे हैं। रोशन कुमार जो कि आरजेडी के उम्मीदवार हैं, उनकी जो बहू हैं जीतन राम मांझी की, वो इस वक्त पीछे चल रही है। हालांकि 2 राउंड की जो कह सकते हैं कि काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है, दोनों राउंड में फिलहाल पीछे हैं। लेकिन आने वाला वक्त जो है वो करीब 12 बजे तक साफ हो जाएगा कि क्या स्थितियाँ रहती हैं। हालांकि अगर 4 सीटों की बात की जाए, आपने पहले भी कहा कि प्रशांत किशोर के लिए ये काफ़ी अहम हो जाता है, तो साफ तौर पर बिल्कुल ये बात सही है
है, क्योंकि अगर तरारी की बात की जाए, इमामगंज की बात की जाए, रामगढ़ की बात की जाए या फिर बेलागंज, ये 4 सीटों पर प्रशांत किशोर ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है और उन्होंने साफ कहा है कि हम आने वाला जो पीढ़ी है उसको बदलने की कोशिश करेंगे और सभी युवाओं को आगे लाने की कोशिश करेंगे और साथ साथ ऐसे लोगों को जो शिक्षित हैं, जो शिक्षित लोग होंगे वही कह सकते हैं कि राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं। तो कोशिश उनकी ज़रूर है, लेकिन क्या ये कोशिश सफल होती है ये देखना काफ़ी अहम होगा, क्योंकि साफ तौर पर राजनीति में प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी बना ली है। हालांकि खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नहीं हैं, लेकिन समर्थन उनका पूरा रहता है। तमाम जगहों पर खुद प्रशांत किशोर प्रचार प्रसार करने गए और ऐसी नीतियों पर सवाल खड़ा किया नीतीश कुमार के, जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए वरदान साबित हुए, चाहे वो शराबबंदी की नीति हो या फिर महिलाओं को लेकर बात हो। लेकिन उनका साफ कहना है कि शराबबंदी पूरी तरीके से विफल है, अगर मेरी सरकार बनती है तो शराबबंदी को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। अगर इस तरीके की बात प्रशांत किशोर चुनाव में करते हैं और कोशिश करते हैं कि इससे वोट उन्हें मिले, तो कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी का सबक होगा, क्योंकि महिलाएं नीतीश कुमार की इस नीति पर पूरी तरीके से उनके लिए मुहर दे चुकी हैं और साफ महिलाओं का कहना है कि इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है। देखिए, बिहार एक ऐसा राज्य है जो बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर आए दिन कह सकते हैं कि ऐसी तस्वीरें नज़र आती हैं कि शराब पीकर लोग घर आते थे, लेकिन 2016 के बाद ये चीज़ें ज़रूर बदली हैं। हालांकि अभी भी शराब कई जगहों पर मिल जाते हैं, जिसकी वजह से जहरीली शराब से लोगों की मौत भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये नीति जो है वो नीतीश कुमार की आम जनता को पसंद आई, महिलाओं को पसंद आई, इसी वजह से नीतीश कुमार को वोट भी मिले। अब प्रशांत किशोर इसी पे पूरी तरीके से हमलावर हैं और साफ कहना है कि ये शराबबंदी नीति जो है नीतीश कुमार की, ये पूरी तरीके से विफल है और इन तमाम मुद्दों पर वोट लेने के लिए वो पहुंचे हैं। हालांकि उनका सवाल खुद लालू यादव को लेकर भी रहता है। साफ उनका कहना है कि जो लोग खुद पढ़े लिखे नहीं, अपने बेटा को आगे लेकर आए, जो राजनीति में परिवारवाद का जिक्र करते हैं, ऐसे लोगों को वोट देने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्रशांत किशोर कितने सफल होते हैं ये देखना काफ़ी अहम है। सेमीफाइनल है, महज 11 महीने बचे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, तमाम पार्टियां जुट चुकी हैं, तो ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से प्रशांत किशोर के लिए परेशानी का सबक हो जाएगी अगर एक भी सीट प्रशांत किशोर नहीं लाते हैं तो। बिल्कुल, देखिए प्रशांत किशोर के लिए जरूर ये एक अहम चुनाव हो सकता है, क्योंकि देखिए चारों उपचुनाव सीटों पर उन्होंने अपनी कैंडिडेट उतारे और इसके साथ ही साथ अब कहीं ना कहीं उन पर सभी की निगाहें और मैसेज देने की कोशिश है कि इनसे अच्छा कैंडिडेट नहीं हो सकता और इसको लेकर के प्रशांत किशोर ने पुरजोर तरीके से प्रचार प्रसार भी किया। लेकिन जनता क्या सोचती है, तमाम चीजें जरूर स्पष्ट हो जाएगी और इन उपचुनाव पर किस तरीके से तेजस्वी को नुकसान होता है ये देखना होगा। के बाद उन्हें काफी बैकअप मिली है, लेकिन जो समीकरण अभी फिलहाल कह रहे हैं कि अभी फिलहाल वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कैंडिडेट है वो आगे चल रहे हैं, लेकिन कुछ सीटों पर बीजेपी भी आगे है, तो अभी कहना बड़ा मुश्किल है। थोड़ी देर के बाद समीकरण क्लियर हो जाएगी। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कद्दावर नेता रहे हैं, चंपई के आने के बाद बीजेपी को यह लगी थी कि कोल्हान हमारा बहुत मजबूत हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसे कई नए चेहरे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी उन्होंने टिकट देकर उतारा है, उस चेहरों पर भाजपा ने दाव खेले हैं। तो देखिए, बिल्कुल दाव चलने की यह कोशिश जरूर की गई है और कोल्हान में कितना कामयाब होती है ये एक बड़ा सवाल जरूर अभी भी बना हुआ है और आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। समीकरण की बात की जाए तो आज भी वही समीकरण जिसका जिक्र आमतौर पर बिहार में किया जाता है वो आरजेडी के साथ हमेशा नजर आता है और उसको तोड़ने की कोशिश आमतौर पर बीजेपी और जेडीयू ने कोशिश भी की है। लेकिन इस बार का चुनाव जो है वो बाई इलेक्शंस काफ़ी अहम हो जाता है। अब ये 4 सीटों को लेकर जो समीकरण बन रहा है, क्योंकि ये 4 सीटों में 3 सीटें महागठबंधन के पास थी, एक वामपंथी दलों के पास थी, तो 2 अगर बात की तो आरजेडी की सीट थी। एक सीट जो फिलहाल जीतन राम मांझी की थी उसको लेकर भी परेशानी का सबक है, क्योंकि वो सीट जो है वो उस पर कह सकते हैं कि दबदबा आरजेडी का बनता नजर आ रहा है। आरजेडी आगे चल रही है, दीपा मांझी फिलहाल पीछे हैं, लेकिन आने वाला वक्त कह सकते हैं कि ज़रूर बदल सकता है, क्योंकि अभी काउंटिंग करीब 8 से 9 राउंड की और बाकी है। तो 12 बजे तक संभवतः ये माना जा सकता है कि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो साफ हो जाएंगी और प्रशांत किशोर जिस जातीय समीकरण को आगे बुलाने की कोशिश कर रहे हैं उसको भी देखना काफ़ी अहम होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर ने केवल युवाओं की बात नहीं की, जाति समीकरण को भी साधने की कोशिश की है और ये जाति समीकरण आने वाले चुनाव में भी काफी अहम हो जाता है। बिल्कुल, देखिए जाति समीकरण की अगर बात करें तो तमाम चीजें अहम जरूर यहाँ पर रहती हैं और अगर बिहार की बात की जाए तो देखिए जाति एक अहम फैक्टर माना जाता है, उसका जिक्र भी किया गया और झारखंड में जाकर अगर हम बात कर रहे हैं तो वहीं बिहार में जो कैंडिडेट है उन कैंडिडेट को खड़ा करने के लिए तमाम समीकरण बैठाने की कोशिश होती है। हालांकि कौन इस समीकरणों को बैठाने में कितना कामयाब हुआ है और जनता तक कितना पहुंच पाया है, इन तमाम चीजों को लेकर के जरूर आज विराम लगता हुआ दिखाई देगा और ये 4 सीटों पर होने वाला उपचुनाव है तमाम चीजों को स्पष्ट करता हुआ दिखाई देगा। नहीं है हमारे देश में और माटी
हमारे यहाँ जो चीन चढ़ाया उसके बारे में भ्रांति फैलाकर कि हमने बड़ा उसका समझौता कर दिया, लेकिन देपसोंग और डेमचौक में अभी भी हम वहां पर नहीं कर रहे हैं पेट्रोलिंग। तो रोटी बेटी और माटी की बात करने वाले लोगों ने लोगों को हमेशा धोखा दिया है। और वही मैं कह रही हूं कि झारखंड की जो अस्मिता है वो झारखंड के लोग बचाएंगे। आदिवासी हैं वो एक देश एक राज्य एक सब कुछ में नहीं आते, उनके अलग अलग जो परंपरा होती है वो उनकी बात करते हैं। तो देखिए तमाम चीज़ों को लेकर के प्रतिक्रियाएं भी आना सामने आ गई हैं। और जो अगर झारखंड की अगर हम बात करें तो उनके रोटी बेटी और माटी को लेकर के जिस तरीके से एनडीए या कहें हम बीजेपी का है, जिस तरीके से हमलावर रही, और झारखंड चुनाव प्रभारी भी शिवराज सिंह चौहान हो या फिर सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा हो, इसको लेकर के बात करी और उन्होंने कहा कि झारखंड के रोटी बेटी और माटी तीनों ही खतरे में। अगर रोटी की हम बात करें तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हुआ है, ऐसे में उससे खासा नुकसान यहाँ पर झारखंड वासियों को झेलना पड़ा। तो वहीं बेटियों को लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से घुसपैठिए अंदर आए और बांग्लादेशी लोग जो कि यहाँ पर आए और उन्होंने झारखंड की बेटियों से शादी की है, उसको लेकर के एक मुद्दा बनाने की कोशिश करी। इसके साथ ही साथ माटी की बात की और ऐसे में ये कोशिश की गई है कि अगर बीजेपी सरकार में आती है या एनडीए सरकार में आती है तो आपकी बेटी रोटी माटी की रक्षा करने का काम करेंगे, और इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। और इसी पर जो नेता है वो भी बोलते हुए नजर आए। और ऐसे में हेमंत सोरेन की अगर बात की जाए तो उनकी ओर से भी तमाम चीजें कही गई कि बीजेपी फेक नैरेटिव फैलाती है और प्रधानमंत्री जो आवास योजना है वो झारखंड वासियों को नहीं दिया गया, इसलिए हम वो आवास लेकर के आए। इस तरीके से प्रचार प्रसार करने की यह कोशिश हेमंत सरकार की ओर से की गई और जेएमएम की ओर से की गई है। और ऐसे में कौन कितना कामयाब होता है, इन तमाम चीजों को लेकर के जरूर बड़ा सवालिया निशान अभी भी बना हुआ है। और ऐसे में झारखंड की अगर बात की जाए तो 81 विधानसभा सीटें और सभी 81 विधानसभा सीटों पर लेकर के जनता मतदान केंद्र पर पहुंची और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और आज वो निर्णायक दिन जब जनता के द्वारा दिए गए मत जो कि पेटियों में बंद है वो खुल रहे हैं और एक एक कर सामने आ रहे हैं। और जैसे जैसे वो सामने आ रहा है रुझान हम आपके सामने भी रखते जा रहे हैं। झारखंड में कांग्रेस भी जहां फिलहाल 35 सीटों पर बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है, तो वहीं रुझानों में एनडीए को भी बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए 42 सीटों पर आगे चल रहा है और बहुमत के लिए 42 का आंकड़ा चाहिए। और ऐसे में फिलहाल कांग्रेस जहां 35 सीटों पर आगे है कि एक परेशानी का सबक अब आरजेडी के लिए भी नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जिस बात का आपने जिक्र किया कि हरियाणा चुनाव के बाद बीजेपी का जो बोलबाला नजर आया और इस बार दो जगहों पर, खासकर अगर महाराष्ट्र की बात की जाए, झारखंड की बात की जाए, तो दोनों जगहों पर बीजेपी जो है वो कोशिश कर रही है कि आगे निकलने का और गठबंधन के तौर पर भी बीजेपी की सीटें ज़्यादा आएँ, ये कोशिश की जा रही है। तो देखिए कह सकते हैं कि अगर चुनाव जीतते हैं तो काफ़ी कह सकते हैं कि बदलाव ज़रूर होगा। और एक जिक्र जब झारखंड की जाए तो झारखंड में आमतौर पर ये माना जाता है कि कोई भी सरकार रिपीट नहीं होती है, तो इस बार भी अगर यही चीजें होती हैं जो परंपरा चली आ रही है तो बीजेपी की सरकार बन सकती है। और बीजेपी में कौन सीएम उम्मीदवार होगा ये बात की चीजें होती हैं, क्योंकि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है क्योंकि वो पहले अपने सीएम फेस